Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss previous year questions of another unit of the physical chemistry syllabus, that is your second unit of photochemistry. So बच्चों, आपको फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए मैंने 2 यूनिट्स पहले ही प्रोवाइड कर दी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, दैट इज फेज इक्विलिब्रियम and the second one is electronic spectrum. The third unit now which we are going to discuss is photochemistry. So ये वीडियो आप लोग सभी वॉच कीजिए, जिसने ना वॉच किया उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को वॉच करके आप एक सिंगल वीडियो में पूरे ही अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं मैक्सिमम वो कवर अप कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर है तो आपके मैक्सिमम टॉपिक्स भी अपने आप ही कवर अप हो जाते हैं। एंड वीडियो में आपको साथ साथ क्वेश्चंस डिस्कस होने के साथ आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको किस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं। सो दिस विल बी रियली वेरी यूजफुल टू यू. So kindly watch the video and subscribe to my channel, and if you find the video useful, you find it helpful, then please give it a like and do mention it in the comment section. That would be really helpful. Now let's start. The first question is differentiate between photochemical and thermochemical reaction. This question has been asked in exam many times. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। सो ऑब्वियसली डिफरेंस है तो आप टैबुलर फॉर्म में इसको लिखोगे और दोनों टाइप ऑफ रिएक्शंस के बीच में मेन पॉइंट्स बताओगे कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मोस्टली 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके हिसाब से मैं 6 पॉइंट्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, उनको आप लिख सकते हो। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? ये वो रिएक्शन होती हैं जो लाइट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के बाद होती हैं। ठीक है जी। वेयरएज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो हीट के एब्जॉर्प्शन के बाद होती है। अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इसमें लाइट का होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर लाइट प्रेजेंस होगा तभी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है, यानी कि अगर लाइट ना हो तो भी ये रिएक्शन हो पाती है। द थर्ड डिफरेंस इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें टेम्परेचर का कोई खास रोल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जबकि अगर हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसमें हमें पता ही है मेन कंपोनेंट क्या है, हीट प्रोवाइड होना। अब हीट तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती ही है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हीट इंक्रीज होगा रिएक्शन में। ठीक है, सो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैव अ इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो डेल्टा जी होता है यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, उसकी वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की तो इसमें जो डेल्टा जी होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट डिफरेंस फिफ्थ, फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्योंकि हमारी जो मिनिमम कंडीशन है वो लाइट की प्रेजेंस है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करने के लिए, यानी कि रिएक्शन हो जाए उस एनर्जी को अचीव करने के लिए भी फोटोन्स की एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। अगर फोटोन्स एब्जॉर्ब होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर सूटेबल एनर्जी के, तभी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो पाती है, क्योंकि उसमें तभी वो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के लिए मिल पाती है। जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या चाहिए होगा एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करने के लिए? इसमें ऑब्वियसली हमें एनर्जी चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। नाउ मूविंग ऑन टू द 6th पॉइंट, लास्ट डिफरेंस जो इसमें है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बच्चों जो होती है उसमें अगर किसी रिएक्शन में हो रहा है फोटोकेमिकल एक्टिवेशन तो वो हाईली सेलेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि सब कंडीशंस में ये रिएक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मिक्सचर ले लें हाइड्रोजन का और ब्रोमीन का, तो उसमें से सिर्फ ब्रोमीन ही एक्साइटेड होता है, तो वो फिक्स है कि लाइट की प्रेजेंस में कौन फोटोन को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करेगा, तो ये सेलेक्टिव होता है। जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन में ऐसा कोई एज सच सेलेक्टिविटी नहीं होती है, सारे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो सकते हैं। सो दीज वर द मेन डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो ऑब्वियसली ये तो आपको 1 मार्क में पूछा गया होगा, जो आपका कंपल्सरी वाला क्वेश्चन होता था पहले फर्स्ट, उसमें पूछा गया है। सो इसमें आप बस फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बता दोगे और 1-2 लाइन उसकी इंपॉर्टेंस पे। जैसे जो फोटोकेमिस्ट्री होता है बच्चों, वो होता क्या है? It is the branch of chemistry which deals with the study of interaction of radiation with matter, resulting into a physical or a chemical reaction.
समझे? यानी कि ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें मैटर में जो इंटरेक्शन होता है, जो मैटर पे रिएक्शन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है, फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से बेसिकली। एंड उस एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? या तो कोई फिजिकल चेंज होता है या फिर कोई केमिकल चेंज होता है। इस स्टडी को हम फोटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसको हम पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी जो यूजफुलनेस है वो ये है कि देखो, जब विजिबल या यूवी रीजन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट का, है ना, तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, जैसे अभी हमने सेलेक्टिविटी वाला पोर्शन पढ़ा, तो उसमें कोई पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल ही एक्साइटेड होता है, ठीक है। यही इसकी खास बात है, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन में तो सब पे इक्वल एक्साइटेशन हो रहा है। तो हमें अगर पर्टिकुलर कुछ रिएक्शंस में अलग से रिएक्टिविटी चेक करनी है, सेलेक्टिव रिएक्शन चाहिए, तो उस केस में हम सिर्फ फोटोकेमिस्ट्री को यूज कर सकते हैं। थर्मल की रिएक्शन डू नॉट परमिट सच सेलेक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। बच्चों ये क्वेश्चन आपका भी नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आएगा, लैम्बर्ट बियर्स लॉ, उसी से रिलेटेड है। ये आपने काफ़ी बार सुना भी हुआ होगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको बता देती हूँ, बिल्कुल सिंपल है। लैम्बर्ट्स बियर लॉ में जो हम कोफिशिएंट यूज़ करते हैं ना, एप्साइलन जिसको हम बोलते हैं, एप्साइलन सिंबल जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की तरह यहाँ काम कर रहा है, उसी को हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बोल सकते हैं। जो हमारा लैम्बर्ट बियर्स लॉ का इक्वेशन आता है, उसी को रीअरेंज करके हम निकाल सकते हैं एप्साइलन की वैल्यू। एप्साइलन की वैल्यू क्या आ जाती है? 1/cx log I0/I। यहीं पे अगर हम अज्यूम कर ले कि जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है, और जो इसकी इंटेंसिटी है यानी कि log I0/I का जो रेशियो है उसकी वैल्यू 1 है, तो उस केस में मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एप्साइलम इज इक्वल टू 1/cx, ठीक है ना। अब देखो 1/cx आ गया, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम ये आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन लेयर ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने C को 1 मोलर ले लिया तो ये सिर्फ x पे तो डिपेंड रहा, वो भी इन्वर्सली, तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिकनेस x of the solution layer of 1 molar concentration after passing through which the intensity of light reduces to 1/10 of its original value। क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा हुआ है? राइट शॉर्ट नोट ऑन लैम्बर्ट बियर्स लॉ। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, लैम्बर्ट बियर्स लॉ से ही हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट निकालते हैं, तो उससे रिलेटेड जो लॉ था उसको एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखोगे, लैम्बर्ट बियर्स लॉ होता क्या है, आता कहाँ से है, और उसके बाद आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो। देखो वैसे ना ओरिजिनली लैम्बर्ट बियर्स लॉ अलग अलग 2 लॉज थे, लैम्बर्ट ने अलग लॉ लिया था और बियर्ड ने अलग लॉ दिया था। तो अगर आपका ज़्यादा वेटेज में है तो आप ये भी कर सकते हो कि एक बार लैम्बर्ट लॉ की डेफिनेशन लिख दो, फिर बियर्स लॉ की डेफिनेशन लिख दो, फिर कंबाइंड लॉ लिख के उसकी इक्वेशन लिख दो। अगर वेटेज ज़्यादा नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली लैम्बर्ट बियर्स लॉ लिखोगे और उसके बारे में स्टेटमेंट और डेरिवेशन कर दोगे कि क्या उसका रिलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको रिटर्न में लैम्बर्ट बियर्स पूरा डिटेल में नहीं करा रही हूँ, क्योंकि इतना आपको लिखना पड़ेगा नहीं वैसे आंसर में। एक बार बस स्टेटमेंट बता देती हूँ। देखो लैम्बर्ट बियर लॉ क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी, देखो होता क्या है, एक हमने सोर्स लिया लाइट का, ठीक है, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट उससे पास हुई, ठीक है, एक मीडियम के थ्रू, और मीडियम ने उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर ली और कुछ ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कर दी। अब जो एब्जॉर्ब की उसकी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी। भाई मैंने एक लाइट पास की एक मीडियम से, जब वो लाइट फॉल करेगी तब भी उसकी एक इंटेंसिटी होगी, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसको हम I0 से जनरली डिनोट करेंगे। अब जब वो मीडियम से पास हो गई तो मीडियम ने उसमें से कुछ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होगी। अब जो पास होके निकल गई उसको हम ट्रांसमिटेड लाइट बोलेंगे, एंड जितनी उसने लाइट एब्जॉर्ब करी उसकी इंटेंसिटी में जो डिक्रीज आया उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, जब
एक मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट रेडिएशन पास होती है एक होमोजीनियस मीडियम से, तो उस टाइम पे लाइट की इंटेंसिटी में जो डिक्रीज आता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम से, और ये जो रेशियो है डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम यानी कि di/dx दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट में जो डिक्रीज हो रहा है विथ थिकनेस दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकेंड जो लॉ है बियर्स लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि सिमिलर्स में, ठीक है, कि यही लॉ जब हम अप्लाई कर दें, है ना, यानी कि इसी में हम सिर्फ इंटेंसिटी की बात ना करें बल्कि कॉन्सेंट्रेशन की भी बात कर ले जो हम मीडियम ले रहे हैं उसको हम बियर लॉ या फिर लैम्बर्ट बियर्स लॉ बोल सकते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लैम्बर्ट्स लॉ। तो उसमें आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन the decrease in the intensity of light with the thickness of solution is directly proportional not only to the intensity of incident light but also to the concentration of solution। आई होप कि स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। सबसे पहले उसने क्या कहा, वही मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट पास करा रहे हैं सॉल्यूशन से। फिर इक्वेशन आप देखो, इसमें di/dx दिया हुआ है ना, और माइनस में तो उसी की बात करें। माइनस का मतलब डिक्रीज, di मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, dx थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I into C। I is the intensity of incident light and C the concentration of solution। So I hope this equation is clear to you। अब हमें पता ही है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो उस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लगाएंगे उसको हम एप्सिलॉन सिंबल से डिनोट करते हैं। इसी को हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे क्वेश्चन 3 में। ठीक है जी, बस इस इक्वेशन को अब आप रीअरेंज कर सकते हो तो आपके पास इसका दूसरा फॉर्म भी आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आई को हम लेफ्ट साइड पे ले आए, उसको डिवाइड कर दिया डी आई से, डी एक्स को हम राइट साइड पे ले गए, माइनस साइन भी ले गए, तो इक्वेशन क्या बन गई, डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी इंटू डी एक्स। क्लियर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। इक्वेशन हमारी बन जाएगी, इसको हम लिमिट्स लगाएंगे आई नॉट टू आई इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स यूनिट का 0 to x, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद ln आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। इसी में बस इसको एप्सिलॉन, जब हम ln हटाएंगे यानी कि लॉन हटाएंगे तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, e की पावर में रखना पड़ेगा राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को। सो दिस विल बिकम आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स, एंड आई क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। सो इसको हम लैम्बर्ट बियर्स लॉ कह सकते हैं। सो आपको इसी पे नोट पूछा था तो आप ये सब सिस्टम और ये जो इक्वेशन है वो सब मेंशन करोगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन डिफरेंट लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। सो बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिफरेंट लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। सो अगर हम फोटोकेमिस्ट्री लॉज की बात करें ना, ये 2 लॉज होते हैं और ये आपके मतलब बहुत ज़्यादा बार तो नहीं बट बीच बीच में पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो इनको आप अच्छे से समझ लेना। बिल्कुल सिंपल है, स्टेटमेंट ही समझनी है और उसकी इक्वेशन तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, है ना। अब ये जो 2 लॉज है वो क्या लॉ है, द ग्रॉथस-ड्रेपर लॉ एंड स्टार-काइंस्टाइन लॉ। तो यही अलग से भी आपके पूछे हुए क्वेश्चन में, लाइक एक तो आपको पूछ लिया डिफरेंट लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, उसमें आप दोनों बताओगे, कभी कभी ये अलग भी पूछे गए हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट नोट ऑन ग्रॉथस-ड्रेपर लॉ। तो इसमें हम इस फर्स्ट लॉ को पहले समझते हैं। ग्रॉथस-ड्रेपर लॉ क्या है, हमारा फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ हम इसको बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो, अभी हमने ये बोला ही है कि जब लाइट फॉल करती है एक सैंपल पे, जैसे हम अभी एब्जॉर्बिंग मीडियम में भी बात कर रहे थे कि जब लाइट फॉल करती है तो उसमें से सिर्फ कुछ पार्ट ही उसका यूज हो पाता है ना, कुछ पार्ट ही रिएक्शन में यूज होता है, रिएक्शन कराने में यूज होता है, बाकी या तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही ग्रॉथस-ड्रेपर लॉ बोलता है। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। All the light that falls on sample is not effective in bringing about a chemical change. A part of it is reflected, a part of it is transmitted, and rest is absorbed by it.
it is only the light absorbed by a system which can bring about a photochemical change. बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल वर्ड्स में उसने बताया हुआ है, ठीक है, कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई सिर्फ उसी की वजह से फोटोकेमिकल चेंज होगा, जो ट्रांसमिट हुई उसकी वजह से चेंज नहीं होगा फोटोकेमिकली, जो रिफ्लेक्ट हुई उसकी वजह से नहीं होगा. सो दिस इज द सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इसमें और कुछ पॉइंट्स बता सकते हो, जैसे जो एब्जॉर्ब होती हैं लाइट रेडिएशंस वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि केमिकल चेंज कराएं, ठीक है. कई बार वो केमिकल चेंज कराने की जगह सिर्फ कुछ फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी कि ये केमिकल रिएक्शन कराने की जगह फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस कैसे हो पाता है, किस तरह से लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरह से वो बोल सकते हैं कि रेडिएशन हो रही है कि हमारा फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है, ठीक है. सो क्या हो सकता है, या तो जो लाइट रेडिएशन फॉल कर रही है उसमें से कुछ एब्जॉर्ब होके केमिकल चेंज कराएगी, अगर केमिकल चेंज नहीं कराएगी या तो फिर वो फॉस्फोरेसेंस कराएगा या फ्लोरोसेंस विजिबल होगा, या फिर उसमें से कुछ एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये अलग अलग वेज हैं जिसमें वो लाइट रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुई यूज हो जाती हैं, ठीक है. कई केस में ये भी होता है कि लाइट रेडिएशंस डायरेक्टली रिएक्टेंट एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि उसके साथ में कुछ और सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो इस एब्जॉर्ब्ड लाइट को यूज कर लेते हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं. ऐसे रिएक्टेंट जो खुद इफेक्ट नहीं होते बल्कि सिर्फ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को कराने में हेल्प कर देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन को, उनको हम बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन. तो जब आप ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ मेंशन करोगे तो आप स्टेटमेंट के बाद ये 3-4 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन स्टार्क आइंस्टाइन लॉ. सो ये हमारा सेकंड लॉ है फोटोकेमिस्ट्री का. इसको हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं. स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी एटम और मॉलिक्यूल that takes part in a photochemical reaction absorbs one quantum of the radiation to which substance is exposed. बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है. क्या बोला कि जब भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें हर एटम या हर मॉलिक्यूल जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. इसी को हम स्टार्क आइंस्टाइन लॉ बोलते हैं. सो इसका हम मैथमेटिकल इक्वेशन देख लेते हैं. सपोज कि जो हमने फोटोन एब्जॉर्ब किया उसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर मोल, उसको हम डिनोट कर सकते हैं ई से. दिस विल बी इक्वल टू NH न्यू. ये हम वैसे जब हम प्लैंक्स एनर्जी का पढ़ते हैं ना रिलेशन, तब भी तो हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो ये वही चीज़ है, ठीक है. E इज इक्वल टू NH न्यू, और हमें पता है जो न्यू फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ C बाय लैम्डा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो यहाँ पे हम उसको भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू NH C बाय लैम्डा. यहाँ पर जो E है वही क्या है, आइंस्टाइन. अगर आपको कई बार 1 मार्क में ये भी पूछ लेता है डिफाइन 1 आइंस्टाइन, तो 1 आइंस्टाइन क्या होगा, इट इज द क्वांटिटी E दैट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर मोल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी कि एक मोल रिएक्टेंट का जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट इज 1 आइंस्टाइन, एंड दिस इज व्हाट इज स्टेटेड बाय स्टार्क आइंस्टाइन लॉ. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 says that define quantum yield or explain quantum yield with example. So quantum yield बहुत important है in the sense कि काफ़ी बार repeatedly पूछा हुआ है. हर दूसरे पेपर में इस क्वेश्चन को देखा ही गया है. तो ये आप बहुत सिंपल है, समझ लो, बहुत आसानी से आप लिख पाओगे. इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, उसी को आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दो तो आपका क्वांटम यील्ड डिफाइन हो जाएगा. इसका बेसिक समझ लेते हैं. क्वांटम यील्ड टर्म कहाँ से आई, देखो. आइंस्टाइन लॉ ने क्या बोला
कि हर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हो उतना ही नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब होने चाहिए थे। बट जब रिएक्शंस में देखा गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे थे जिसमें जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व थे या तो उससे कम क्वांटा ऑफ फोटॉन्स यूज़ हो रहे थे, कम क्वांटा एब्जॉर्ब थे, या फिर उससे ज़्यादा क्वांटा एब्जॉर्ब थे जितनी रिएक्टेंट थे। तो उस केस में देखा गया भाई ये तो सही चीज़ नहीं दिखा रहा है, जो हमारा लॉ था उसके अकॉर्डिंग तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब की जाती है पर रिएक्शन कम हो रहा है, और क्यों कम रिएक्शन एब्जॉर्ब करके ही, कम क्वांटा एब्जॉर्ब करके ही ज़्यादा रिएक्शन हो पा रही है, ज़्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर पा रहे हैं। इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए टर्म दी गई क्वांटम एफिशिएंसी या फिर क्वांटम यील्ड। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी देखो हमारी होती है किसी चीज़ को करने की हमारी टेंडेंसी, है ना, किसी चीज़ को हम कितने एफिशिएंटली कर पाते हैं। वैसे ही क्वांटम एफिशिएंसी भी है, कितने एफिशिएंटली रिएक्शन में क्वांटम एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वही उसकी क्वांटम यील्ड है, ठीक है। सो आप ये इसकी लिख सकते हो पॉइंट्स कि हमने क्यों क्वांटम यील्ड की बात की। उसके बाद आप डिफाइन करोगे कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है। सो मैथमेटिकल इक्वेशन आप देख सकते हो, क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड ऑफ अ फोटोकेमिकल प्रोसेस मे बी डिफाइंड एज फॉलोज। सो इसमें फाई साइन हम यूज़ करते हैं क्वांटम एफिशिएंसी को डिनोट करने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। देखो स्टेटमेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे इन्हीं दोनों चीज़ों की तो बात कर रहे थे कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और कितना क्वांटा ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उन्हीं का रेशियो क्या होता है, क्वांटम यील्ड, ठीक है। इसको अगर हम फोटॉन्स ना लिख के डायरेक्टली आइंस्टाइन भी बोल सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। सो बस आप सिंपली ये स्टेटमेंट लिखाओ और ये क्वांटम एफिशिएंसी को डिफाइन कर दो, ठीक है। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। अगर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में डिफाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे भी हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में फाई क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन सेम टाइम, ठीक है जी। चलो ये तो हो गया क्वांटम यील्ड। उसके बाद उसने एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम ये बता सकते हैं कि क्वांटम यील्ड जो होती है वैसे स्टार्क आइंस्टाइन लॉ जैसे उसने कहा उसके हिसाब से यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग और नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब इक्वल होने चाहिए, तो उनका रेशियो 1 हो जाएगा, तो फाई 1 होना चाहिए। बट ऑब्जर्व किया गया कि ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है जिसमें फाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड बहुत सारी रिएक्शन में फाई की वैल्यू बहुत कम भी ऑब्जर्व की गई है। तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो हमारी रिएक्शन होती है SO2 और Cl2 की। सो SO2 और Cl2 की रिएक्शन में क्या होता है, SO2 Cl2 बन जाता है और इसकी क्वांटम यील्ड 1 होती है, ठीक है। इसी तरह से जब हम H2 और Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोराइड बनता है और इसमें क्वांटम यील्ड होती है 10⁵, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर लो यील्ड की बात करें तो जब अमोनिया का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि NH3 ब्रेकडाउन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो उस केस में भी क्वांटम यील्ड बहुत लो होती है, अप टू 0.2। सो ये आप एक एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हो क्वांटम यील्ड का, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ वुड यू एक्सप्लेन वेरी हाई एंड वेरी लो क्वांटम एफिशिएंसीज ऑफ सम फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सो अगर इस क्वेश्चन की बच्चों बात करें तो जो हम अभी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना कि कुछ क्वांटम एफिशिएंसी हाई होती हैं, कुछ लो होती हैं, और अभी हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया, ये उसी पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में आप सबसे पहले यही बता दोगे जिसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वांटम एफिशिएंसी 3 तरह से हो सकती है। या तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनकी क्वांटम यील्ड एक स्मॉल इंटीजर होगी, जनरली 1 होगी या मैक्सिमम 2 या 3 होगी। फॉर एग्जांपल जब HI का डिसोसिएशन होता है, HBr का डिसोसिएशन होता है, तो उस केस में क्वांटम यील्ड स्मॉल इंटीजर की फॉर्म में होती है, 1 2 3 की फॉर्म में। सेकेंड टाइप है जब क्वांटम यील्ड लेस देन 1 होगी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन में, तो यानी कि बहुत लो होगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया।
नेक्स्ट, जब क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा हाई होगी, यानी कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनना, इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होना, ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें फोटोकेमिकल यील्ड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो सबसे पहले आप ये बताओगे, फिर उसने पूछा इसका रीज़न, अब ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसमें आप ये लिखोगे कि ये जो वेरिएशन होती है ना क्वांटम यील्ड के अलग अलग रिएक्शन में, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ के कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होता कैसे। बेसिकली जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बेसिकली 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक को हम प्राइमरी प्रोसेस बोलते हैं और एक को सेकेंडरी प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको समझाने के लिए आप 2-3 लाइंस प्राइमरी प्रोसेस और 2-3 लाइंस सेकेंडरी प्रोसेस के बारे में बता सकते हो, और फिर आप डिफाइन कर सकते हो रीज़न कि क्यों लो यील्ड या हाई यील्ड होती है। चलो प्राइमरी प्रोसेस की बात करें तो प्राइमरी प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है एक एटम या मॉलिक्यूल के थ्रू, ठीक है, और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए एटम है, उसने h न्यू एनर्जी या इसको बोल सकते हैं 1 क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की और वो कन्वर्ट हो गया ए स्टार में, यानी कि एक्साइटेड एटम में। ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो एक एक्साइटेड एटम को या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करा रहा है। नाउ सेकेंड स्टेप यानी कि सेकेंडरी प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एक्साइटेड एटम या मॉलिक्यूल या जो फ्री रेडिकल बना वो प्राइमरी प्रोसेस में जो फॉर्म हुआ वो फर्दर रिएक्ट करता है, ठीक है, और अब वो हायर क्वांटम यील्ड जनरेट करता है, ठीक है, यानी कि अब वो और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बस रिएक्शन करके क्वांटम यील्ड जनरेट कर रहा है। ये जनरली उस केस में होता है जहाँ पे एटम्स या फ्री रेडिकल्स चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन की बात करें, जब HCl बन रहा है तो उस केस में भी यही होता है, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से क्वांटम यील्ड काफ़ी हाई ऑब्जर्व की जाती है, अप टू 10⁶। तो हाई यील्ड का रीज़न हो गया, ठीक है। सेकेंड, अगर हम देखें कुछ ऐसे फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें क्वांटम यील्ड बहुत लो होती है ना, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे यही रीज़न पे कि कई बार क्या होता है, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल ये बना ए स्टार, इसमें डीएक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनने से पहले ये डीएक्टिवेट हो जाता है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो उस केस में क्वांटम यील्ड ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जो हमने फोटोकेमिकल प्रोसेस किया था प्राइमरी वाला वो रिवर्स हो गया हो किसी रीज़न से, या फिर जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल बना वो किसी और नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल के साथ जिसने कोलाइड करके अपनी एनर्जी लूज कर दी हो, ठीक है। तो ये अलग अलग रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से क्वांटम यील्ड डिक्रीज हो। तो इस आंसर को बच्चों आप इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, पहले लो क्वांटम एफिशिएंसी और हाई क्वांटम एफिशिएंसी रिएक्शन के एग्जांपल देके और फिर दोनों के लिए ही रीज़न एक्सप्लेन करके। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई photosynthesis of HCl has very high quantum yield while that of HBr is very low. What happens to quantum yield of HCl if vessel contains small traces of oxygen? सो बच्चों इस क्वेश्चन में एक तो जो 9th में हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड पूछा और उसका थोड़ा सा एक्सटेंड करके पूछा है। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा कि जब हम HCl का फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्वांटम यील्ड हाई होती है जबकि HBr वाले प्रोसेस में लो होती है। हमने ये अभी डिस्कस भी किया क्यों होती है, उसी को हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद बस उसने एक छोटा सा पार्ट ये पूछा है कि HCl वाले रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें तो उसकी यील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो इनको समझते हैं। सबसे पहले HCl का ही देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl कैसे होता है, सिंपली हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, HCl बन रहा है। सो इसमें मैकेनिज्म में एक प्राइमरी प्रोसेस होगा और सेकेंडरी प्रोसेस होगा। प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, एक चेन इनिशिएटिंग स्टेप होता है जहाँ पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल क्वांटम ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और Cl2 2 क्लोरीन एटम्स में डिसोसिएट हो जाता है। इसी को हम चेन इनिशिएटिंग स्टेप बोलते हैं क्योंकि ये जो क्लोरीन डिसोसिएट होने के बाद बना यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, यही फर्दर रिएक्शन करेगा। यही जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl+H बना लेगा। यही क्लोरीन जो इसमें इसी रिएक्शन में जो H बना हमारा वो फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन करके HCl+Cl बना लेगा। तो ये चेन चलती रहती है, इसलिए इनको हम चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बार बार H बन रहा है, Cl बन रहा है, तो ये बार बार रिपीटेडली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड स्टेप देखो, इसमें
Cl प्लस Cl, जब दो Cl के मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे तो Cl2 बना लेगा, ये चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होगा। इसी तरह से अगर दो हाइड्रोजन के कंबाइन हो जाएं, H2 बना लिया, तो वो भी चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होगा। इस तरह से HCl का फॉर्मेशन होता है। सो इसमें अभी हमने क्योंकि बताया चेन, जहाँ पे चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है वहाँ पे यील्ड ज़्यादा हो जाती है। यही रीज़न है कि इसकी यील्ड 10⁴ से लेकर 10⁻6 के अराउंड होती है। बट इसी रिएक्शन में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड कर दूँ तो क्या होगा? जैसे ही हम रिएक्शन वेसल में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, चाहे बहुत ही थोड़े अमाउंट में भी ऐड कर दें, तो उससे इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड डिक्रीज हो जाती है। क्वांटम यील्ड डिक्रीज कैसे होती है आप रिएक्शन देख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे चेन टर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन रिएक्ट कर देगा O2 के साथ, HO2 बना लेगा। जो क्लोरीन है वो भी O2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HO2 प्लस Cl2 बना लेगा। तो बेसिकली चेन टर्मिनेशन हो गया। यही रीजन है कि यहाँ पे यील्ड डिक्रीज होती है। सेकेंड अगर एक एग्जाम्पल की हम बात करें जो HBr का पूछा है, तो उसके लिए भी हमने डिस्कस किया ही था। उसकी लो क्वांटम यील्ड क्यों होती है? मैकेनिज्म तो हालांकि सिमिलर होता है HCl जैसे ही, बट इसकी यील्ड इसलिए कम होती है क्योंकि इस रिएक्शन में जैसे HCl में सेकेंडरी प्रोसेस जो हुआ है ना, यानी कि जो हमारे चेन इनिशिएशन स्टेप्स हुए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थे, जिसकी वजह से उसकी क्वांटम यील्ड हाई हुई। जबकि फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr में ऐसा कोई भी एक्सोथर्मिक स्टेप नहीं होता, बल्कि जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज करने की जगह उल्टा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी की वजह से इसकी चेन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती और क्वांटम यील्ड बहुत ही लो होती है। So these are the main points which we have to explain in the answer number 10. Now question number 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? What do you mean by quantum energy and Einstein energy? स्टेट आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। बच्चों ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए आपको रिपीट कराया है क्योंकि ये क्वेश्चन ना है तो जो हमने पहले डिस्कस किया उसी में से, बट स्टेटमेंट थोड़ी घुमा के दी हुई है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए आई थॉट दैट आई शुड डिस्कस दिस। सो इस रिएक्शन में देखो, आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस उसने खुद ही बोल दिया सेकंड लाइन में, ठीक है। तो आप फर्स्ट लाइन से कंफ्यूज मत होना। इसमें जो हमने अभी लॉ पढ़े थे ना फोटोकेमिस्ट्री के, जो उसमें सेकंड लॉ था स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, इसमें आपको वही स्टेट करना है, तो इसमें आप कंप्लीटली वही वाला आंसर पूरा लिखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन जेबलॉन्स्की डायग्राम। ठीक है, ये पूछा हुआ है और ये ना काफ़ी बार पूछा हुआ है अलग अलग फॉर्म्स में, तो मैं इसका सेकंड टाइप भी बता सकती हूँ आपको। एक्सप्लेन फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस यूजिंग जेबलॉन्स्की डायग्राम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि डायग्राम बनाओ और एक्सप्लेन करो, या फिर पूछेगा कि भाई इसको यूज़ करके आप फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस एक्सप्लेन करो। उसमें भी आपको पूरा डायग्राम बना के पूरा ही एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे ना और ध्यान से एक बार डायग्राम देखते देखते करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मेन पॉइंट्स भी मेंशन करके दूंगी जो जो आपको आंसर में लिखने हैं, एंड डायग्राम आपको बिल्कुल साफ एकदम अच्छे से बना के भी आपको शो किया जाएगा जो आपको बनाना है एग्जाम में। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग आप इस पर वर्क करना। देखो, जो इसमें जेबलॉन्स्की डायग्राम होता है, उस डायग्राम को समझाने के लिए आपको पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप डायग्राम देखोगे भी ना, तो उसमें कुछ टर्म्स लिखी हुई है, S0, S1, S2, S3, T1, T2 ऐसे करके। फिर डायग्राम में कुछ टर्म्स यूज़ की हुई है, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस। तो इनको पहले इंडिविजुअली समझना ज़रूरी है, तभी आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर एग्जाम में लिख पाओगे। सो इसके लिए जो ये टर्म्स है, देखो S0, S1, S2, T1, T2, ये ना आपको इतनी जल्दी क्लियर होंगी क्योंकि जो हमने लास्ट आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का, उसमें मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन किया है ना इन टर्म्स का, एग्जैक्टली वही यहाँ पे है, बिल्कुल सेम है। अगर वहाँ से आपको क्लियर हो गया तो यहाँ भी आप बिल्कुल विद इन सेकेंड्स ग्रास्प कर लोगे जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो इसमें आप सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे ये टर्म्स क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। जेबलॉन्स्की डायग्राम हेडिंग हो गई, इसके अंदर आप सबसे पहले क्या बताओगे कि अलग अलग स्टेट्स कौन कौन सी होंगी जिसके अंदर ये हम ट्रांजिशन देखेंगे। सो आप एक्सप्लेन करोगे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट क्या होती है,
सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। कुछ बच्चों को याद भी आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में अलग से इस पे क्वेश्चन था बिल्कुल मल्टीप्लिसिटी से रिलेटेड, वहाँ हमने डिस्कस किया था। सो रिवीजन कर लेते हैं। हमें पता है कैपिटल एस क्या डिनोट करता है, जो हमारी स्पिन होती है टोटल उसको डिनोट करता है। देन 2s+1 क्या बताता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ स्टेट, है ना। हम हर स्टेट के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सिंपल हमारी ग्राउंड स्टेट में दोनों हमारे जो एक ऑर्बिटल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो उस केस में जो हमारी टोटल एस की वैल्यू होगी दैट विल बी +½ -½ कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो टोटल स्पिन आ गई s। अब मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करें तो 2 × s+1 दैट विल बी 1। तो यानी कि 1 आ गई, 1 वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगलेट स्टेट, क्योंकि हम यहाँ ग्राउंड स्टेट में ही देख रहे हैं, कोई एक्साइटेशन अभी हमने नहीं कराया। सो दिस विल बी कॉल्ड एज सिंगलेट ग्राउंड स्टेट एंड इसी को हम S0 से डिनोट करते हैं, जो कि अभी आप जेबलॉन्स्की डायग्राम में देख सकते हो। इसी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट के ऊपर आप देख सकते हो जेबलॉन्स्की डायग्राम में आपको S1, S2, S3 ये वाली स्टेट्स दिख रही होंगी। इनको हम बोलते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स। अब ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कैसे बनती है, देखो हमने बोला सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में क्या है, एक ही एनर्जी लेवल पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट है। जब इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, बेसिकली फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन होगा और उसके बाद एक्साइटेशन होगा, तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था वो नीचे ही रहा और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था वो एक्साइटेशन होने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। अब यहाँ पे टोटल एस हम लगा लें तो वो क्या निकलेगा, +½ -½ 0। एस की वैल्यू यहाँ भी 0 है तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ भी क्या होगी, 1, यानी कि सिंगलेट स्टेट ही होगी। बट क्योंकि एक्साइटेशन के बाद हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सो S1, S2, S3 these are your singlet excited states. Now moving on to the third part of Jablonski diagram, that is T1, T2, T3। ये एनर्जी स्टेट्स आपको दिख रहे होंगे। ये एनर्जी स्टेट्स कैसे बनते हैं, बेसिकली जब हमने कहा कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन हुआ तो हो सकता है एक्साइटेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन गया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, ना कि एंटी क्लॉकवाइज में। तो दोनों स्टेट्स में दोनों एनर्जी लेवल्स पर एक एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, यानी कि स्पिन क्या हो जाएगी, +½ दैट इज 1। तो टोटल स्पिन 1 हो गई, मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 × 1+1 दैट इज 3। सो इसीलिए क्योंकि एक्साइटेशन के बाद आया तो इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं एंड क्योंकि यहाँ पे टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आई है इसलिए हम इसको ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। क्लियर। सो हमने जेबलॉन्स्की डायग्राम का बेसिक क्लियर कर लिया कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट क्या होती है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ठीक है। अब इसी में हम अलग अलग ट्रांजिशन देखेंगे, कहाँ से कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। डायग्राम में देखो आप और क्या क्या चीज़ देख सकते हो। सबसे पहले तो सबसे सिंपल टर्म है एब्जॉर्प्शन। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जब ग्राउंड स्टेट में है कोई S0 स्टेट में, वहाँ से जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो S1, S2, S3 में दिखा रहा है ट्रांजिशन एरोज के थ्रू, जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट अब वो क्या दिखा रहा है, इसके अलावा वो क्या दिखा रहा है कि जो ट्रांजिशन होंगे, यानी कि अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल ऊपर चला गया, अब जब रेडिएशन एमिट होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएगा तो उसके आने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो वो रेडिएशन को बोल सकते हैं इसको रेडिएटिव वे में ट्रांसमिट करेगा, इसको हम बोलते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन, और दूसरा होता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। जो हमारा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है उसके अंदर हमारा इंटरनल कन्वर्जन और इंटरसिस्टम क्रॉसिंग होती है, और जिसमें रेडिएशन रिलीज होती है, रेडिएशन ट्रांसमिट होती है, उसमें हम फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस को स्टडी करेंगे। इसको समझते हैं। अब बाकी का जेबलॉन्स्की डायग्राम हम ट्रांजिशंस की टर्म्स में ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ही ट्रांजिशन हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 तरह से इनको हम क्लासिफाई करते हैं जो ट्रांजिशन होंगे, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन एंड रेडिएटिव ट्रांजिशन, ठीक है। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन वो होंगी जिसमें कोई भी रेडिएशंस एमिट नहीं होंगी जब हम एमिशन करा देंगे, यानी कि जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांसफर होगा तो उस टाइम पे कोई
रेडिएशंस एमिट नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ एनर्जी का एमिशन होगा। सो इस केस में क्या है, अगर मान लो हमारा कोई मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट है S3 में, ठीक है, S3 से अगर वो S2 में आ रहा है, S2 से S1 में आ रहा है, ठीक है, ऐसी कोई ट्रांसफर हो रही है, तो ये ट्रांसफर होती है इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू, जैसे कि आप जेवलॉन्स्की डायग्राम में देख भी सकते हो। जब वो एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो S3 से S2, S2 से S1, इन सब में इंटरनल कन्वर्जन होता है। फर्स्ट पॉइंट आप ये मेंशन करोगे। सेकंड पॉइंट है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में एक मेथड होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, दैट इज ISC। उसमें क्या होता है, जो हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है जो प्राइमरी प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेट अब हो चुका है, वो एनर्जी लूज करता है। किस तरह से, अगर हम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम समझ गए, सिंगलेट और ट्रिपलेट अलग अलग सिस्टम है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, क्लियर। देखो तो S3 से अगर T3 में ट्रांजिशन हो, S2 से T2 में हो, S1 से T1 में हो, उस केस में हम उसको डिफाइन करेंगे एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये भी क्या होता है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, यानी कि ये रेडिएशन लेस होता है। तो हमने अभी तक जेवलॉन्स्की डायग्राम में दो ट्रांजिशंस पढ़ लिए, एक जिसमें इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू होगा S3 से S2, S2 से S1, एक जिसमें हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू होगा, यानी कि स्टेट चेंज हो जाएगी, S3 से T2, S3 से T3, S2 से T2, ठीक है, यानी कि सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है आप कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट है रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन में बच्चों क्या होता है, इस वाले ट्रांजिशन में रेडिएशन साथ में एमिट होती है, ठीक है। बेसिकली जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल वापस सिंगलेट स्टेट तक आता है, ठीक है, और उससे ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है, उन दोनों को हम रेडिएटिव ट्रांजिशन में काउंट करते हैं, यानी कि S1 से S0 में आना और T1 से भी S0 में आना, दोनों ही रेडिएटिव ट्रांजिशन होते हैं। फर्क क्या है, जब हम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, यानी कि S1 से S0, उस केस में इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, ठीक है। इस फेनोमेनन को, ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है S1 से S0 को, इसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ये रेडिएशन का जो ट्रांसफर होता है काफी फास्ट होता है और 10⁻⁻8 सेकेंड में हो जाता है। जबकि बात करें हम दूसरे ट्रांजिशन की, यानी कि जो फॉस्फोरेंस में हो रहा है, उसमें देखो सबसे पहले तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी, यानी कि S2 से T2 में आएगा या फिर S1 से T1 में आएगा। अब इसी T1 से, यानी कि एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से जब वापस S0 में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आएगा, उसको हम फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ट्रिपलेट स्टेट होती है उसका जो लाइफ पीरियड होता है वो ज्यादा होता है, स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिंगलेट स्टेट, इसी वजह से फॉस्फोरेंस ज्यादा लॉन्गर प्रोसेस होता है। जैसे फ्लोरोसेंस फास्टर होता है, उसी अकॉर्डिंग फॉस्फोरेंस थोड़ा स्लोअर प्रोसेस होता है, इसमें रेडिएशन धीरे धीरे एमिट होती है, ठीक है जी। सो ये दोनों रेडिएटिव ट्रांजिशन में आएंगे आपके, फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस। यही सब पॉइंट्स है बच्चों जो आपको जेवलॉन्स्की डायग्राम में कवर करना है। वैसे अगर आप देखो तो आपको डायग्राम देख के काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप ये टर्म समझ लोगे आपको लगेगा अरे सिर्फ इतना ही था डायग्राम में, बहुत सिंपल डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करोगे, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होता क्या है, तीनों के बारे में। फिर आप डायग्राम बनाओगे और फिर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में दो एक्सप्लेन करोगे, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और रेडिएटिव में दो करोगे, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। इसके लिए जो भी रिटर्न मटेरियल है, जो भी पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर ही दिया है। जो बिल्कुल करेक्ट डायग्राम आप बना सकते हो वो भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। चलो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा बच्चों ये आप पॉइंट लिख लोगे ना, 12 में जो पूछा है फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस में डिफरेंस, उसमें आप एक तो यही वाला लिख सकते हो कि दोनों रेडिएटिव होते हैं, बट फ्लोरोसेंस में एक्साइटेड टू सिंगलेट वाले में से सिंगलेट में ही होता है और फॉस्फोरेसेंस में ट्रिपलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन होता है। और एक बाकी इनके टाइम पीरियड के बारे में आप डिफरेंस बता सकते हो कि फ्लोरोसेंस फास्ट होता है, फॉस्फोरेसेंस स्लो होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ल्यूमिनेसेंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो ये आपका टॉपिक दिया हुआ है अलग से, ठीक है। ल्यूमिनेसेंस क्या होता है और उसके टाइप्स बताने हैं, है ना। सो इसको देख लेते हैं कैसे अब करेंगे, ठीक है। तो ल्यूमिनेसेंस होता क्या, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन बताओगे, फिर उसके टाइप्स बता के उनके बारे में एक दो लाइंस लिख सकते हो। सो देखो,
देखो नॉर्मली हमने क्या देखा, जैसे अगर हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एकदम ग्लो करने लगते हैं। जैसे अगर हम पेपर को जलाते हैं उसमें से एकदम लाइट रिलीज होती है। अगर वुड को बर्न करें तो एकदम से पहले वो बर्न होना शुरू होती है, पहले हमें वो दिख रही होती हैं, फायर की वेव्स दिख रही होती हैं येलो कलर की। फिर धीरे धीरे जब वो बर्न हो जाता है मटेरियल तो वो पहले रेड कलर का दिखता है, फिर ग्रे ग्रे मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है ना। तो इस तरह से हीटिंग होती है, और हीटिंग की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसमें एक लाइट एनर्जी भी होती है, एक ग्लो भी प्रोड्यूस होता है। ये तो हो गया जब हीट की वजह से ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस या कोई बॉडी ग्लो कर सकती है विदाउट द एक्शन ऑफ हीट। जब ऐसा होता है इसी को हम ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि कोल्ड लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है। ये सिर्फ आपको यही समझाने के लिए, जैसे हम हीट कर रहे हैं तो उसमें हीट रिलीज हो रही है तो वो हॉट लाइट उसको बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि कोई भी हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इट इज द प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड लाइट। ठीक है, सो ये ल्यूमिनेसेंस की डेफिनेशन हो गई। द ग्लो प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय मेथड्स अदर देन एक्शन ऑफ हीट, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड लाइट, इज कॉल्ड ल्यूमिनेसेंस। द बॉडी एमिटिंग द कोल्ड लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनेसेंट। अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसको 3 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा भी है। अगर एग्जाम में आपको ज़्यादा वेटेज में आता है, अगर 1 मार्क में या 2 मार्क में आ रहा है तो आप डेफिनेशन और फिर एग्जाम मतलब इनके तीनों टाइप्स और उनके एग्जाम्पल मेंशन कर दो। अगर 3 मार्क्स में आ रहा है तो डेफिनेशन के साथ साथ फिर आप थोड़ा सा इसको बता भी देना केमिल्यूसेंस होता क्या है, फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस, इनके बारे में एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, केमिल्यूमिनेसेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली लाइट ही प्रोड्यूस होगी, बट इसमें जो लाइट का प्रोडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस लाइट इज एब्सॉर्ब्ड, हाउएवर देयर आर सर्टेन रिएक्शंस इन विच लाइट इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर है ना, जिसमें लाइट प्रोड्यूस हो, क्योंकि एब्जॉर्ब तो सभी फोटोकेमिकल रिएक्शन में हो रहा है, जहां पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है एंड दैट टू बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसमें हम क्या बोलेंगे, केमिल्यूमिनेसेंस शो हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, शायद आई थिंक इसको जुगनू वर्ड बोलते हैं ना, ग्लो वॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं, जो रात को जो जलती हैं, ऐसे फ्लाइज होते हैं जो उड़ते हैं तो हमें लाइट दिखती है, उनमें जो लाइट होती है वो इसी वजह से होती है, वो भी एक ल्यूमिनेसेंस का ही एग्जांपल है। ठीक है, सो उनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज होने के बाद ग्लो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम। सो उसी की वजह से उनके बीच में ल्यूमिनेसेंस का फिनोमेनन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल इसमें लिख सकते हो कि जब हमारी वुड होती है, हमारी जो लकड़ी होती है, उसको कुछ बैक्टीरिया उस पर रिएक्ट करने के बाद, उसका ऑक्सीडेशन करने के बाद उसको डीके कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उस प्रोसेस में भी ल्यूमिनेसेंस ऑब्जर्व किया जाता है। चलो सेकेंड टाइप क्या है, फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, फॉस्फोरेसेंस हमने पढ़ाई है कि क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम इसको फ्लोरेसेंस के कंपैरिजन में देखें तो पहले फ्लोरेसेंस समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उससे रिलेटेड है। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में आने के बाद रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके फटाफट से विद इन सेकेंड्स उसको एमिट कर देते हैं। इसमें इंस्टेंटेनियसली वो एनर्जी को री एमिट करते हैं। इसी फेनोमेनन को हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं, और ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। ठीक है जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इंस्टेंटेनियस है, यानी कि एकदम से एमिशन होना। यही रीजन है कि आपको भी बताया भी था कि फ्लोरेसेंस बहुत जल्दी हो जाता है, 10⁻⁻8 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। एग्जाम्पल में आप सिर्फ फ्लोरेसेंट मटेरियल के नाम बता सकते हो जिनको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड होता है, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम, मरकरी, आयोडीन के वेपर्स हम यूज कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक डाइज भी ऐसे होते हैं जो फ्लोरेसेंट होते हैं। नाउ कम्स फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस को हमने समझ तो लिया था, वो भी एक रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। इसमें बस आपको ये और मेंशन करना है, जैसे फ्लोरेसेंस इंस्टेंटेनियस होता है, उसमें एकदम से एनर्जी री एमिट होती है। फॉस्फोरेसेंस में ऐसा नहीं होता, इसमें धीरे धीरे एनर्जी एमिट होती रहती है कुछ टाइम तक। ठीक है जी, ऐसे सब्सटेंस को हम फॉस्फोरेसेंट मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, सो ये सब आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो। इसमें जो बेस्ट मटेरियल होता है जो फॉस्फोरेसेंस की तरह काम करता है दैट इज जिंक सल्फाइड, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जितने भी सल्फाइड्स होते हैं वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की तरह काम करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको ल्यूमिनेसेंस की डेफिनेशन और ये तीनों टाइप्स एक्सप्लेन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिल्यूमिनेसेंस एंड गिव
2 एग्जाम्पल्स. सो केमिल्यूमिनेसेंस, अभी हमने ल्यूमिनेसेंस में जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था, आप वहीं से इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी मैंने वहीं डिस्कस किए थे, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो. इसलिए मैं आंसर दोबारा प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन अभी हमने देख लिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is, what is quenching of fluorescence? Derive Stern-Volmer's equation. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ, जैसे कुछ बच्चे थे जो काफ़ी डर रहे थे कि फिजिकल में बहुत सारी डेरिवेशन है. डेरिवेशन इसमें सिंगल एक यही डेरिवेशन है. मुझे नहीं लगता अब तक हमने शायद कोई ऐसी डेरिवेशन की है. एक यही डेरिवेशन है, थोड़ी मुश्किल भी है, बट क्या हो गया, एक ही तो डेरिवेशन है, आराम से कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. क्या टर्म यूज की क्वेश्चन में? क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस. सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं. फ्लोरेसेंस अभी हमने देखा क्या होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद साथ के साथ ही वो इमीडिएटली री एमिट हो जाती है फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस. अब हुआ क्या, कब होता है ये? प्राइमरी प्रोसेस में, जब हमारा मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फोटोन एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड होके ऊपर जाता है और एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. वही एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जब एनर्जी री एमिट करता है तब फ्लोरेसेंस होता है. तो कई बार क्या होता है, ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है इनको हम एक्टिवेट कर चुके हैं, बट किसी रीजन से, या तो कोलिजन होने के पास एनर्जी ट्रांसफर हो जाए दूसरे मॉलिक्यूल में तब, या टाइम ज़्यादा लगने की वजह से तब, मतलब कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है और ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं. अब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स अगर डीएक्टिवेट हो गए तो फ्लोरेसेंस तो हो ही नहीं पाएगा, फ्लोरेसेंस रुक जाएगा. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस. बेसिकली फ्लोरेसेंस के प्रोसेस को हमने रोक दिया एक्साइटेड मॉलिक्यूल को डीएक्टिवेट करके. अब जो सब्सटेंस इस क्वेंचिंग में हेल्प करता है उसी को हम बोलते हैं क्वेंचर. उसको हम यहाँ पे भी डेरिवेशन करेंगे तो क्वेंचर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे एंड देखेंगे कि ये कैसे होती है. अब नेक्स्ट उसने पार्ट क्या पूछा, डिराइव स्टर्न-वॉल्मर इक्वेशन. तो बच्चों जो स्टर्न-वॉल्मर इक्वेशन है ना, वो यही है कि क्वेंचिंग वाले फैक्टर को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपनी नॉर्मल इक्वेशंस में. तो उसको समझते हैं कि स्टर्न-वॉल्मर इक्वेशन में आपको कहाँ तक और क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं. जैसे ही आप स्टर्न-वॉल्मर इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप यही बताओगे फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन, ठीक है, कैसे डीएक्टिवेट होता है क्वेंचर की हेल्प से. फिर हम बताएंगे कि क्वेंचिंग होती कैसे है. क्वेंचिंग करने के 2 तरीके हो सकते हैं, तो इंटरनल क्वेंचिंग या एक्सटर्नल क्वेंचिंग. इंटरनल क्वेंचिंग होती है जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, यानी कि S1 से S0 में आने की जगह S1 से हम T1 में उसको ले जाएं तो इसको इंटरनल क्वेंचिंग बोलेंगे. दूसरा, अगर हम बाहर से कोई क्यू टर्म यानी कि कोई क्वेंचर ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दे जो फ्लोरेसेंस को स्टॉप कर दे डीएक्टिवेशन करके, उसको हम एक्सटर्नल क्वेंचिंग बोलेंगे. तो यहाँ पे हम क्वेंचिंग से होता क्या है वो डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले स्टेप देखते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन. एक्टिवेशन कैसे होता है, ए हमारा एटम या मॉलिक्यूल है जिसने H फोटोन एब्जॉर्ब किया और A स्टार बना लिया, यानी कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल. देन फ्लोरोसेंस है सेकंड स्टेप. यही एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जब वापस एमिशन करता है एनर्जी का तो A एटम और साथ में H एनर्जी रिलीज होती है. थर्ड स्टेप, अगर सिंपल फ्लोरेसेंस ना आके इंटरनल क्वेंचिंग होती तो क्या होता, यही A स्टार A में कन्वर्ट हो जाता और कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती. अगर एक्सटर्नल क्वेंचिंग होती तो क्या होता, यही A स्टार Q यानी कि क्वेंचर के साथ रिएक्ट करके सिंपल एटम बना लेगा और क्वेंचिंग वाला जो मटेरियल था वो हमें एज इट इज मिल जाएगा. सो ये एक्सटर्नल क्वेंचिंग की इक्वेशन हो गई. अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे ये इफेक्ट करता है हमें वो समझना है, ठीक है. तो सबसे पहले हमें पता ही है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन केसेस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट के. तो उसके बेसिस पे बच्चों हम क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और ये वाली इक्वेशन आएगी IA इज इक्वल टू K1A स्टार प्लस K2A स्टार प्लस K3A स्टार Q.
एक तरीका तो ये है, मैं आपको यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में जो क्वेंचिंग होती है, सॉरी जो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन होती है केमिकल काइनेटिक्स में, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी भी हुई है फिजिकल केमिस्ट्री में, या तो हम उसको रिवाइज करें, बट क्योंकि हमें वो बहुत सारी इक्वेशंस में नहीं लगानी है, बहुत बार नहीं लगानी है, सिर्फ एक इसी डेरिवेशन में यूज हो रही है और वो भी बहुत डायरेक्टली आप लगा सकते हो, तो हम सीधा यहीं पे उसको लगा लेंगे, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। स्टेडी स्टेट का अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, इक्वल टू 0 कर देते हैं हम सबकी कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इंटेंसिटी इज इक्वल टू करके। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में 3 टर्म्स आ रही है, K1 A स्टार, तो फर्स्ट जो हमारी फ्लोरेसेंस वाली इक्वेशन है उससे आप बना सकते हो K1 रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट A स्टार। सेकंड इंटरनल क्वेंचिंग में देखो रेट कांस्टेंट K2 इनटू रिएक्टेंट A स्टार। थर्ड में देखो रेट कांस्टेंट K3 इनटू A स्टार इनटू Q। सिंपल तो हो गया, रेट कांस्टेंट इनटू उनके रिएक्टेंट को बस तीनों स्टेप्स के ऐड कर दिया, सेकंड स्टेप के, थर्ड स्टेप के और फोर्थ स्टेप के, और हमारे पास टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड IA आ गई। सिंपल है, याद हो जाएगा इजीली। चलो अब IA निकल गया, बिल्कुल धीरे धीरे समझना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, इतने इजीली करके आओगे ना आप ये वाला डेरिवेशन, अगर एक सिंगल टाइम में आपने इसको समझ लिया, आपको लगेगा दिख ये रहा है तो कुछ भी नहीं है ना। चलो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट आ गई, अब इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस हम निकालेंगे। देखो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी क्या होगी IF की, जो फ्लोरेसेंस स्टेप है उससे, जो फ्लोरेसेंस स्टेप है उसका रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट यानी कि K1 इनटू A स्टार, तो ये आ गई IF की वैल्यू। सो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस आ गई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड आ गई, इन दोनों का रेशियो ही क्या होगा, क्वांटम यील्ड फॉर फ्लोरेसेंस यानी कि phi-f। तो phi-f को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू phi-f या फिर phi-q लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस अपॉन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। तो क्या डिवाइड करते हैं, सिंपल, K1 A स्टार डिवाइडेड बाय K1 A स्टार प्लस K2 A स्टार प्लस K3 A स्टार Q। अब सब में आप देख सकते हो कॉमन स्पीशीज क्या है, A स्टार, वो रिमूव हो गई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से, तो क्या बन गया, phi-f इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q। ओके, नाउ नंबर, अब ये देखो रेशियो हमारे पास आ गया ना, ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, phi-f की। अगर अब हम अज्यूम कर लें कि इसी इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास क्वेंचिंग हो ही नहीं रही होती, यानी कि क्वेंचर नहीं प्रेजेंट होता, तो जो Q है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाती, तो उस केस में इक्वेशन क्या बन जाती, phi-0 इज इक्वल टू K1 अपॉन K1 प्लस K2, क्योंकि K3 इंटू Q तो 0 हो जाता। सो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन phi-f, सेकेंड इक्वेशन phi-0। हमें बस इन दोनों का रेशियो लेना है, जो हमारे पास phi-0 है उसको डिवाइड कर देंगे phi-f या फिर बोल सकते हैं phi-q से। डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इज इक्वल टू, अब देखो इनको रेशियो ले लेंगे हम 1, अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे 1 निकाल लें, तो यहाँ पे देखो K1 प्लस K2 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो उसको हमने डिनोमिनेटर में ले लिया। सो ये क्या बन गया, 1 प्लस K3 K1 प्लस K2 Q। कुछ नहीं है, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया हमने थोड़ा सा, ठीक है। अब बस ये रीअरेंजमेंट क्यों किया, क्योंकि हमें सारे K टर्म्स को रिप्लेस करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये K3 अपॉन जो K1 प्लस K2 है, उसमें से जो K1 प्लस K2 है उसको हमने मान लिया टाउ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इक्वेशन क्या बन गई, phi-0 बाई phi-q इज इक्वल टू 1 प्लस K3 इंटू टाउ इंटू Q क्वेंचर। अब बस यहाँ पे K3 इंटू टाउ को हम क्या बोल देते हैं, KSV यानी कि स्टर्न वॉल्मर कांस्टेंट। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाती है दैट इज phi-0 बाई phi-q इज इक्वल टू 1 प्लस KSV इंटू Q। यही बच्चों आपकी स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन है। अगर इसका क्वेश्चन आता है आप जरूर अटेम्प्ट करो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है थ्योरी, कुछ स्टेप्स ही तो लिखने हैं। सबसे पहले फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन, फिर क्वेंचर क्या होता है, फिर ये जो 4 स्टेप्स होते हैं वो, और फिर सीधा एब्जॉर्ब्ड लाइट की इंटेंसिटी, फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, क्वांटम यील्ड। बस उसको फिर थोड़ा सा रीअरेंज करना है। क्लियर, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन विद एग्जाम्पल। सो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। देखो हमें पता है
कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बाद होती हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रिएक्टेंट खुद लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, बट कि वहाँ पे कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये हमने टॉपिक डिस्कस भी किया था। आई थिंक जो हमने 2 लॉज पढ़े थे फोटोकेमिस्ट्री के, उसमें जो फर्स्ट लॉ था ग्रोथर्स-ड्रेपर लॉ, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि कई बार ये होता है कि सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है रिएक्टिंग सब्सटेंस, वो खुद लाइट एब्जॉर्ब ना करके उसमें कोई एडिशनल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो लाइट एब्जॉर्ब करके फिर एक्टिवेशन करा के रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। ऐसे ही सब्सटेंस को हम फोटोसेंसिटाइजर बोलते हैं, जो रिएक्शन मिक्सचर में मतलब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने में हेल्प भी कर देता है लाइट एब्जॉर्ब करके, और खुद कोई केमिकल चेंज लाता भी नहीं है अपने अंदर। उसको हम फोटोसेंसिटाइजर बोलेंगे, एंड इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोसेंसिटाइजेशन। तो आप ये रिएक्शन डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हो, हम रिएक्शन के थ्रू इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे। जैसे एक रिएक्शन होते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करते हैं यूजिंग मरकरी वेपर्स। तो बच्चों जो यहाँ पे मरकरी वेपर्स है ना, वही फोटोसेंसिटाइजर का काम कर रही होती है। नॉर्मली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स खुद डिसोसिएट नहीं होगा लाइट एब्जॉर्ब करके, बट मरकरी वेपर्स की प्रेजेंस में वो ऐसा कर पाता है। सो यहाँ पे जो मरकरी है वो फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम कर रही होती है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखो, डिसोसिएशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन मॉलिक्यूल भी नॉर्मली खुद डिसोसिएट नहीं होता, बट जब हम यहाँ पे मरकरी वेपर्स को एज फोटोसेंसिटाइजर ऐड करते हैं तो ये इथाइलिन का डिसोसिएशन करा देता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, What are photo inhibitors? Explain with suitable example. अब फोटो इनहिबिटर्स क्या होता है? ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन की यील्ड इंक्रीज होने की जगह उल्टा डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl जब हम करते हैं तो उसमें जैसे ही हम ऑक्सीजन का थोड़ा सा भी अमाउंट ऐड कर देते हैं तो उस अमाउंट की प्रेजेंस में क्या होता है, क्वांटम यील्ड डिक्रीज होने लगती है ना। सो ये सब्सटेंसेस जो क्वांटम यील्ड को डिक्रीज कर दें, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इनहिबिटर्स। ठीक है जी। सो ये फोटो इनहिबिटर्स होता है, डेफिनेशन हो गई। देन ये फोटो इनहिबिटर्स की तरह काम क्यों करते हैं, इसके लिए आप बता सकते हो कि क्वांटम यील्ड यहाँ पे इसीलिए डिक्रीज होते हैं क्योंकि जो फोटो इनहिबिटर्स होते हैं, ये जो चेन प्रोपोगेशन हम पढ़ते हैं कि HCl में चेन प्रोपोगेशन हो रहा होता है, ऑक्सीजन उसी को तो रोक देता है, चेन टर्मिनेशन करा देता है प्रोपोगेशन की जगह। तो यही रीजन होता है कि ये इनहिबिट करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन को। एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रोपाइलिन, ये सब फोटो इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं। इसी के साथ आपके फोटोकेमिस्ट्री के सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस हो गए इंपॉर्टेंट। आई होप यू पीपल आर हैप्पी नाउ, है ना। 3 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सब इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बाकी सॉल्यूशंस में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर कोई उसको प्रिपेयर कर रहा है तो बुक में से रीड करके उन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो रिपीटेडली पूछे गए हैं उनको ज़रूर आप प्रिपेयर कर लेना। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।